Dear parents and dear teachers, as you know, today's topic is value-based education. So आज हम वैल्यूज क्या हैं, ह्यूमन वैल्यूज क्या हैं और वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन पे आजकल क्यों ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे. राइट, आई थिंक एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ व्हाट आर द वैल्यूज. हम स्टार्ट करेंगे तीन तरह की वैल्यूज से. एक जो वैल्यूज, द वैल्यूज विच आर देयर इन थिंग्स, वेरियस थिंग्स, उसके मैं एग्जांपल दूंगा. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ह्यूमन वैल्यूज. राइट, ह्यूमन वैल्यूज से ही हमें ह्यूमन एक्सीलेंस आएगी. एंड ह्यूमन एक्सीलेंस में आज गुप्ता सर बहुत कुछ हमें बताने वाले हैं. सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज वैल्यूएबल इनपुट्स ऑन ह्यूमन एक्सीलेंस. राइट, and the third values are situational or institutional or for the customers. so तीनों हम एक एक करके देखेंगे. ओके, तो वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के लिए कहा जाता है कि वैल्यूज आर समथिंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स. जो इंसान को जानवरों से अलग करती है वही वैल्यूज हैं, उन्हीं को हम वैल्यूज कह रहे हैं. सो लेट अस सी, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. एज आई टोल्ड यू कि पहला हम टाइप जो बता रहे हैं वो थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में. चीजों में हम वैल्यू कैसे निश्चित करते हैं या कैसे बताते हैं. देखिए, एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, अगेन गुप्ता जी की किताब से लिया हुआ मैंने. वैल्यू ऑफ कॉफी इज इट्स कॉफी पाउडर एंड नॉट द मिल्क एंड शुगर. हम कहते हैं कि हम कॉफी पी रहे हैं. ठीक है, तो कॉफी पाउडर की वैल्यू है, ना कि उसमें जो दूध और शक्कर पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू है. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि अगर उस कॉफी में शक्कर नहीं है, चीनी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कॉफी में चीनी नहीं है. बट सपोज कर लीजिए उस कॉफी, उस कप में कॉफी पाउडर नहीं है. राइट, तो क्या हम उस कप में जो भी कुछ है बिना कॉफी पाउडर के उसको कॉफी बोलेंगे? नो सर, नहीं बोलेंगे. ठीक है, बट शुगर ना होने से हम उसको कॉफी बोलेंगे. हम बोलेंगे इस कॉफी के कप में शुगर नहीं है. सो कॉफी पाउडर इज द वैल्यू ऑफ द कॉफी. राइट, शुगर एंड मिल्क आर नॉट द वैल्यू ऑफ द कॉफी. राइट, ये थिंग्स. सिमिलरली, अगर सपोज आपके हाथ में कुछ रख दिया जाए, राइट, और उसको हम कहें ये आइस है, लेकिन आपके हाथ को बिल्कुल भी ठंडक महसूस ना हो, राइट, तो क्या आप उसको आइस कहेंगे? बताइए. नो सर. नो. राइट, बिकॉज आइस का जो वैल्यू है दैट इज इट्स कूलनेस. ठंडक प्रदान करना आइस की वैल्यू है. राइट, सो अगर कोई चीज आपके हाथ पे रखी है एंड इफ दैट थिंग डज नॉट प्रोवाइड एनी कूलनेस, वी विल नॉट कॉल दैट थिंग एज आइस. सिमिलरली आप कोयले का ले लीजिए, कोयले की वैल्यू क्या है? हीट. ठीक है, तो ये मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं where we are defining values within the things, some items. right, अगर हम ह्यूमन वैल्यूज पे आते हैं तो कहा जाता है कि 434 वैल्यूज हैं, इंक्लूडिंग देयर इज समथिंग नोन एज सब वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग. और ह्यूमन बीइंग में इफ दीज वैल्यूज आर मिसिंग, वी कैनॉट कंसिडर देम एज ह्यूमन बीइंग. कई बार आपने सुना होगा, कई गुस्से में बोल देते हैं, तू तो यार जानवर से भी बुरा है. क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें शायद वो ह्यूमन वैल्यूज नहीं है. दैट्स व्हाई उसको हम बोल देते हैं तू तो जानवर है या जानवर से भी बदतर है, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो देयर आर 434. अब हमने चीजों के बारे में वैल्यूज देख लिया. नाउ आई एम गोइंग टू ह्यूमन वैल्यूज. आई थिंक समबडी इज जॉइनिंग, सो वन सेक, जस्ट वन सेक, गिव मी वन सेक. ये 4 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं ना. ये देखिए, रीता रानी, somebody joining. I normally don't allow after 3:55. Okay.
So what we have seen is, we have seen values in the things. Now I am coming to values in the human beings. So 434 values है, उसमें से सबसे पहले हम 5 मेजर वैल्यूज देखते हैं. ओके, आई थिंक ये सब लोगों ने काफी पढ़ा होगा इसके बारे में. देयर आर 5 मेन वैल्यूज एंड दोज आर लव, ट्रूथ, राइट कंडक्ट, पीस एंड नॉन वायलेंस. ओके, अब इन पांचों को एक एक करके हम देखते हैं. राइट, लेट्स सी. पहले सबसे ट्रूथ देखते हैं. ठीक है, ट्रूथ का देखिए, गुरु नानक जी ने कहा था, अभी अभी नानक जयंती होके हटी है 30 नवंबर को. सो गुरु नानक जी ने कहा है, आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच. ओके, इसका मतलब क्या है? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम पंजाब और चंडीगढ़, मस्ट बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, जपजी साहब में कहा गया है कि गॉड परमानेंट है, बाकी सब चीजें टेम्परेरी हैं. ओके, यही इसका मीनिंग है. गॉड इज परमानेंट, रेस्ट ऑल अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड आर टेम्परेरी. इवन इंसान भी टेम्परेरी है, वो कभी परमानेंट नहीं रहता है. राइट, एंड ये परमानेंट और टेम्परेरी में डिफरेंशिएट करना, क्या चीज परमानेंट है, क्या टेम्परेरी है, यही रियल वैल्यू ऑफ ट्रूथ है. दिस इज व्हाट ट्रूथ. यहां पे ट्रूथ का मतलब सच बोलना नहीं है, सिर्फ सच बोलने से लिमिटेड नहीं है ये ट्रूथ की जो वैल्यू है. दिस वैल्यू विच इज नोन एज ट्रूथ इज टू नो व्हाट इज परमानेंट एंड व्हाट इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो द रियल वैल्यू ऑफ ट्रूथ कैनॉट बी टॉट. ये सिखाई नहीं जा सकती. इट इज समथिंग प्रैक्टिकल. The children should be taught the art of questioning and raise their curiosity and should know truth behind it. They should be able to know कि what is permanent, what is temporary. Questions करके उनको पूछना चाहिए कि इस चीज के बारे में जो स्टेटमेंट किसी ने दिया है उसके पीछे ट्रूथ क्या है. That's what truth is. Okay? दूसरी वैल्यू पीस पे आते हैं हम. पीस का मतलब सबको पता है, शांति. हिंदी में शांति हम बोलते हैं, पीस. ओके, पीस क्या है बेसिकली? अगेन बहुत वास्ट चैप्टर है. यू कैन रीड द बुक्स बीओपी एंड एलओसी. एक एक पूरा चैप्टर पीस के बारे में लिखा हुआ है. ओके, सो बस मैंने तो सिर्फ समरी ली है उसमें से. मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर. These are the sources of peace. If we follow these, you get inner peace. Definitely you get inner peace. We can get peace by making harmony between our thoughts, words and deeds. Again, you can read chapters both in LOC and BOP about harmony between thoughts, words and deeds. पूरा चैप्टर 5-5, 6-6 पेज का है. There is lot of literature on this. So we can get peace by making harmony between our thought, words and deeds. Okay, now अब बच्चों पे आ जाते हैं हम. ओके, बड़ों को ठीक है, चिल्ड्रंस को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या हम टिप्स दे सकते हैं कि वो पीसफुल बने. ओके, लेट्स सी few of the tips. Again, these are not the limited ones. You have more than these, but हम 5-6 टिप्स डिस्कस कर रहे हैं. We should start early when they listen to us and clearly define the difference between comfort and peace by the time they reach teenage. बच्चा जब सो के उठता है अर्ली मॉर्निंग में तो वो हमारी बात ज्यादा सुनते हैं. ये काफी प्रूव हो चुका है, रादर देन डे टाइम में या शाम को. ओके, तो इट इज बेटर कि जब बच्चा सुबह अर्ली मॉर्निंग में उससे बातचीत की जाए, उसको क्लियरली डिफाइन किया जाए कंफर्ट और पीस में क्या डिफरेंस है, और वो फिर जब तक टीन एज पे पहुंचते हैं तो वो इसका डिफरेंस समझ सकते हैं. राइट, दिस इज वन ऑफ द टिप्स. कीप सम क्वालिटी टाइम टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स. गिव देम प्रॉपर एडवाइस आफ्टर लिसनिंग टू देम. आज की व्यस्त जिंदगी में पेरेंट्स के पास समय नहीं होता. सुबह ऑफिस निकल जाते हैं जब तक बच्चा सोता है, शाम को जब आते हैं तो बच्चा उनको सोया हुआ मिलता है. बच्चों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है.
हस्बैंड वाइफ बोथ वर्किंग है, दोनों को समय नहीं है, या अगर समय भी है तो उनके साथ समय वो व्यतीत नहीं करते, बट वी शुड डेफिनेटली स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, समझिए और उनको प्रॉपर एडवाइस दीजिए। दिस विल ब्रिंग पीस in their life. Teach them about caring and sharing, and also teach them how to help selflessly and why should they do it. ठीक है, केयरिंग एंड शेयरिंग के बारे में उनको बताइए, कैसे केयर किया जाता है, कैसे चीजें शेयर की जाती हैं, दूसरों की हेल्प कैसे की जाती है बिना किसी इच्छा के, या बिना सेल्फलेसली कैसे उनकी दूसरों की सेवा की जाती है या सहायता की जाती है, उनको सिखाइए। ब्रिंग देम नियर टू द नेचर, उनको प्रकृति के पास लेके आइए। नाइट में स्काई दिखाइए, मॉर्निंग में दिखाइए, सनराइज दिखाइए, गार्डन दिखाइए, बर्ड्स एनिमल्स दिखाइए, वो अपने बच्चों को कैसे प्यार करते हैं बर्ड्स एंड एनिमल, वो दिखाइए। ये सब चीजों करने से उनमें काफी पीसफुल लाइफ की तरफ एक जाने का मौका उनको मिलता है, राइट। हॉबीज लाइक गार्डनिंग और कीपिंग ए पेट कैन आल्सो गिव पीस। So these are few of the tips. Again, there are हजार tips, but just few of them we have listed out. Okay. Next आता है righteousness. Okay, मेरा धर्म. Anybody can tell me the definition of righteousness? Anyone? What do you mean? Excuse by... me, sir. Yes, Yes, sir. yes, Sir, this is right conduct. Right conduct, sadachar. Yes, yes. Very good, very good. Right? It is right conduct. राइटनेस, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या राइटली कंडक्ट करना है। इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉरली राइट और जस्टिफिएबल। ओके, राइट कंडक्ट, वेरी गुड। क्या धारण करना है। यस यस। सो इसको हमने एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में लिख दिया, बिकॉज मैं आईटी का बंदा हूं तो नॉर्मली आईटी मेरा फील्ड है। सो जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, आप नया लैपटॉप खरीदते हो या इवन टीवी खरीदते हो, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। आपने नया टीवी खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो यू डेफिनेटली गेट ए मैनुअल अलोंग विद इट। यस और नो? Yes, sir. दैट मैनुअल इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि उस टीवी को यूज कैसे करना है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसको कनेक्ट कैसे करना है, व्हाटएवर। सो लॉट ऑफ थिंग्स, द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, ओके, इन द मैनुअल if you buy any electronic gadget, right? So rightness is similar to that only. Here gadgets क्या है, हम लोग गैजेट हैं, इंसान जो है वो गैजेट है। मैनुअल is the instruction given by God through our holy scriptures, right? Or the software is installed inside us as a soft copy in the form of superconscious mind. ठीक है, इसके बारे में भी आपको काफी कुछ सर की किताब में मिल जाएगा। आई वुड इनफैक्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एटलीस्ट टू रीड दीज लेसन्स ऑन सुपर कॉन्शियस माइंड, ऑन पीस, ऑन वैल्यूज, ऑल दीज चैप्टर्स आर देयर। ओके, सिमिलरली, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर, ये राइटियसनेस का एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरा धर्म जो है, जब भी कोई शादी होती है एक लड़के और एक लड़की की, तो उसमें बताया जाता है जब फेरे होते हैं कि पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, सदाचार, राइट कंडक्ट क्या है। और इसी तरह पति को बताया जाता है कि उसका पत्नी धर्म, मतलब उसका पति धर्म क्या है, उसका पत्नी और उसके परिवार की तरफ क्या धर्म है। तो तब दोनों एक दूसरे को राइट कंडक्ट की नॉलेज दी जाती है, पंडित जी जो फेरों के द्वारा बताते हैं उनको। 4 बजे शुरू हो चुकी है मैडम, सब कुछ लिखा है। थैंक यू सर। बात तो नहीं होएगा। हाँ जी, सॉरी, वो होशियारपुर की मैडम ज्वाइन करना चाह रही थी, शायद उनका, आई डोंट नो, शी इज नॉट गेटिंग इनटू इट। टाइम से नहीं करते ना, देन इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो राइट, गुड एग्जांपल। सो फर्दर हम देखते हैं कि सत्य साई बाबा ने भी राइटनेस के बारे में ये कहा है कि वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, राइट। तो हमारे कैरेक्टर में ब्यूटी आती है अगर हम धर्म को पालन करते हैं, राइट कंडक्ट करते हैं। एंड व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज हार्मनी इन द होम। ओके,
and when there is harmony in the home, there is order in the nation, and when there is order in the nation, there is peace in the world. So आप देख रहे हो एक दूसरे से लिंक्ड है, सारी जो ये पांचों वैल्यूज हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड है। हम राइटनेस से चल के पीस पे आ गए, पीस इज अनदर वैल्यू। आई थिंक somebody enjoying। सर मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। यस सर। कि ये जो कोटेशन है, इस कोटेशन को डॉक्टर कलाम अपने जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत यूज करते थे। जनरली सर्च करोगे तो ये उनके नाम से मिलेगी आपको। अगर आप इसमें देखेंगे, यस सर, गूगल पे सर्च करेंगे तो ये कोटेशन जो है, क्योंकि इसको वो बहुत यूज करते थे, बहुत यूज करते थे। यस, रेफरेंस देने की तो जरूरत नहीं थी कि मुझे साईं बाबा ने ये बात कही है या और है, तो ये कोटेशन उन्हीं के नाम है। अपने डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम है ये कोटेशन। यस सर, यस सर, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, थैंक यू सर। यस, सो हमने तीसरी वैल्यू देख ली, चौथी वैल्यू है लव। ओके, अगेन इसके बारे में हम पूरा एक वर्कशॉप कर चुके हैं, गुप्ता जी ने कंडक्ट किया था, हाउ टू मल्टीप्लाई लव, व्हाट इज लव एंड ऑल। we did a workshop, complete workshop on only this one word। okay, तो आज इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे बिकॉज पूरी वर्कशॉप हो चुकी है इस एक वर्ड पे। सो लव इज द ग्रेटेस्ट रिफ्रेशमेंट इन लाइफ। ओके, एंड इसमें मैंने और 3 पॉइंट्स और लिखे हैं। लव इन स्पीच इज ट्रूथ। देखिए, लव ट्रूथ से जुड़ा हुआ है, ट्रूथ आपका राइटनेस से जुड़ा हुआ है, राइटनेस पीस से जुड़ा हुआ है। ये पांचों वैल्यूज एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं, यू कैन सी दैट। सो लव इन स्पीच इज ट्रूथ, इन एक्शन इट इज राइटनेस, इन फीलिंग इट इज पीस, एंड इन अंडरस्टैंडिंग इट इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस 5वीं वैल्यू है, उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, तो आपस में सारी जुड़ी हुई है ये। लव एड्स ब्यूटी टू लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ द लव दैट वी लिव अ वेल बैलेंस्ड लाइफ। ओके, एंड लास्टली लव, देखिए अगर हम वर्ल्डली आइटम से लव करते हैं तो उसको एक्चुअली लव नहीं, उसको अटैचमेंट कहा जाता है। ठीक है, वेयर एज अगर हम भगवान गॉड से लव करते हैं तो उसको डिवोशन कहा जाता है। अगेन डिवोशन पे भी हम 5 Ds पे पूरी वर्कशॉप कर चुके हैं, राइट। वी हैड ए कंप्लीट वर्कशॉप ऑन 5D वेयर डिवोशन वाज वन ऑफ द Ds, राइट। सो दिस इज द 4th वैल्यू एंड द 4th वैल्यू। 5th पे जाने से पहले लेट अस सी कुछ टिप्स कि लव को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। ये भी हम लव की वर्कशॉप में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं इसको। इन्वेस्ट लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। ऑफर ग्रेटिट्यूड, कोई आपके लिए कुछ करता है, ओके, तो उसका ग्रेटिट्यूड आप बार बार उसको ऑफर करते रहिए। इवन भगवान का भी ग्रेटिट्यूड ऑफर करिए। ओके, ग्रेटिट्यूड पे भी पूरा चैप्टर है हमारे पास। ओके, इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर्स टू कम वॉलंटरली एंड प्रिपेयर ए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ओनली ऑन द वर्ड ग्रेटिट्यूड। यू कैन सीक माई हेल्प इन केस यू डिजायर। मैडम निशी ने ग्रेटिट्यूड पे किया हुआ है? अच्छा, ओके, मे बी आई मिस्ड आउट प्रोबेबली। ठीक है, ओके। अप्रिशिएट व्हेनेवर यू गेट अ चांस। ठीक है, हेल्प द अंडर प्रिविलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग आपसे निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको किसी भी वजह से खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो आप उनकी हेल्प करिए। स्लम एरियाज में जाइए, देखिए, वहां पे जितना आपसे बन सकता है उतनी उनकी हेल्प करिए, राइट। कीप 0 एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन 0 रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ अपने लिए एक्सपेक्ट करके किसी दूसरे का भला करते हो तो वो सब अपने आप ही 0 हो जाता है। तो यू हैव टू कीप 0 एक्सपेक्टेशन। ओके, एंड द लास्ट वैल्यू आउट ऑफ दोस 5 मेन वैल्यूज इज नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब क्या है? अहिंसा। ओके, जैन धर्म में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है नॉन वायलेंस का। जैन धर्म में तो ये कहा जाता है कि इवन चींटी भी आपके पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए गलती से भी, राइट। सो अहिंसा परमो धर्मः, यतो धर्मः ततो जय। ओके, ये जैन धर्म से ही लिया हुआ है।
वायलेंस क्यों होता है, हिंसा क्यों होती है, ड्यू टू जीरो टॉलरेंस, राइट। आजकल हम लोग जीरो टॉलरेंस पे, किसी को किसी की बात भी बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, भले ही उसके भलाई के लिए कही हो, ठीक है। वो मारने काटने पे तैयार हो जाता है, वायलेंस करने पे तैयार हो जाता है। तो वायलेंस का मेन रीजन ही जीरो टॉलरेंस है। वी कैनॉट टॉलरेट एनीथिंग, ओके, दैट्स व्हाई वायलेंस आती है। वेयर एज नॉन वायलेंस, भगवान महावीर का सिद्धांत है लिव एंड लेट लिव। सो नॉन वायलेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। ये नॉन वायलेंस फिफ्थ है। अब मैं नेक्स्ट कुछ आ रहा हूं अपने बच्चों के लिए कुछ टिप्स जनरल वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए। एक एक करके देखते हैं, फटाफट पढ़ रहा हूं इसको मैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, क्लियर। डू नॉट वेस्ट फूड, वाटर एंड एनर्जी। स्पीक लेस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ये सब क्लियर है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश। गो ग्रीन, हेल्प एवर एंड हर्ट नेवर। आई थिंक दिस आर वेरी क्लियर, सिंपल, ओके। फाइनली इन पांचों वैल्यूज को एक स्लाइड में समराइज कर दिया है। जैसे आपको याद होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी में मैंने एक एक लैडर के रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, इन सब के बारे में कई वर्ड्स दिए थे। सिमिलरली आई हैव फाउंड आउट फ्यू वर्ड्स फॉर ईच ऑफ दीज वैल्यूज। लव, like empathy, kindness, sharing, friendship, generosity, patriotism, acceptance, consideration, care, compassion, humanness. All these words can fall under the category of love, which is one of the values. ठीक है। Truth में honesty, accuracy, courage, discernment, integrity, reason, fairness, curiosity, self-awareness, trust, justice. All these words can fall under the category of or the value of ट्रूथ, ठीक है। राइट कंडक्ट में गुड डाइट, टाइडी अपीयरेंस, हाइजीन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, सेल्फ रिलायंस, ये सब चीजें, पंक्चुअलिटी, ये राइट कंडक्ट में आ जाएंगी। पीस में बीइंग काम, अटेंशन, कंटेंटमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, हैप्पीनेस, ये सब चीजें पीस के लिए हैं। और नॉन वायलेंस, हार्मलेसनेस, किसी को हार्म नहीं करना, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर कल्चर एंड रिलीजन, दूसरों का कल्चर और दूसरों का धर्म को एक्सेप्ट करना एज इट इज, उनकी निंदा ना करना, ये नॉन वायलेंस का बहुत बड़ा वो बनेगा आपका। यूनिवर्सल कंपैशन। सो फ्यू वर्ड्स आई हैव रिटन डाउन अगेंस्ट ईच ऑफ द वैल्यूज। फाइन, अब हम नेक्स्ट, तो मैंने आपको तीन वैल्यूज बताई थी। पहली, चीजों में वैल्यूज कैसे, आइस में आपने देखा, कॉफी में देखा, ओके। दूसरा मेन जो है सबसे, ह्यूमन वैल्यूज। एंड नाउ कम्स द कस्टमर वैल्यू, ठीक है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन मीन्स इन अवर केस अवर स्कूल, राइट। इन कॉर्पोरेट इट इज द कंपनी, इंस्टीट्यूशन के लिए है ये। इसको हम देखें, अगर कस्टमर क्या है, आप, हमारा स्कूल है, उसके कस्टमर क्या हैं? हु आर द कस्टमर्स फॉर अवर स्कूल? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ, हाँ जी, right. In fact, I would say even the teachers to some extent are customer of the school management, ठीक है। सो कस्टमर्स को खुश रखना, उनको अपनी चीज की, अपनी इंस्टीट्यूशन की, अपने स्कूल की वैल्यू देना, ओके, दैट इज अ बिग थिंग। और जो कस्टमर की वैल्यू है, ये परसेप्शन बेस्ड होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती। टीचर्स में से भी मान लीजिए, किसी को स्कूल अच्छा लग सकता है, सेम स्कूल किसी को अच्छा नहीं लग सकता, ठीक है। पेरेंट्स को भी किसी को स्कूल ये अच्छा लग सकता, किसी को अच्छा ना लगे। सो इट इज अ परसेप्शन, इट इज नॉट कांस्टेंट, सबके लिए सेम नहीं होती है ये वैल्यू, ओके। इट इज सब्जेक्टिव, इट इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है कि उसको क्या वैल्यू दे रहा है वो। इट इज रिलेटिव, इट इज डायनेमिक, यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज भी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आज आपको स्कूल बहुत खराब लग रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद वो स्कूल, वही टीचर्स, वही मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगने लग जाए। तो इट इज डायनेमिक आल्सो, टाइम के हिसाब से चेंज भी हो जाती है ये वैल्यू, ठीक है। तो मैनेजमेंट का रोल, यानी कि
अपनी प्रोडक्ट यानी कि स्कूल के सिस्टम्स को वैल्यू में कन्वर्ट करना, दैट इज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रोल कह लीजिए, या मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे केस में प्रोडक्ट्स क्या है, द स्कूल सिस्टम, दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू द वैल्यूज फॉर अवर कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स आर द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। ओके, और वैल्यू में भी दो तत्व शामिल है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ओके, कंज्यूमर्स क्या है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर। दे लुक इनटू टू एस्पेक्ट, फंक्शनल, टेंजिबल, इमोशनल, इनटेंजिबल। जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, दे कांट बी टच्ड, दे कांट बी मेजर्ड और दे कांट बी कॉपीड। वो आपके इमोशंस के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, इमोशन के साथ अटैच रहते हैं। सर, जब आप किसी जगह के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो वहां जुड़ते हैं, धीरे धीरे आपका उस इंस्टीट्यूशन के साथ इमोशनल रिलेशन हो जाता है। मान लीजिए इंस्टीट्यूशन में कुछ होता है, यस सर, यस सर। तो अगर आप उसके साथ जुड़े नहीं हुए, मान लीजिए एज ए टीचर आप उसके साथ नहीं जुड़े हुए, हाँ जी, तो वो जो उसका ऑनर है या जो उसका हेड है, उसी को पिंच होगा वो नुकसान। हाँ, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर धीरे धीरे होता ये है कि ऐसा हो नहीं पाता। जब एक जगह पर हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, तो धीरे धीरे टीचर भी इमोशनली स्कूल के साथ अटैच हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं, वो इतने स्कूल के साथ अटैच हो जाते हैं, जब 10th करके जाते हैं वो रोते हैं, उनको लगता है कि कुछ छूट गया उनसे। यस सर। तो ये इमोशनल जो है वो डिपेंड करता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर भी बहुत डिपेंड करता है। यस सर, यस सर। टीचर्स का बच्चे के प्रति क्या रूटीन है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्कूल की हर चीज जो है इस पे डिपेंड करता वो है। कहीं ना कहीं हमारे जो बाकी कस्टमर हैं उनके साथ इमोशनल रिलेशनशिप में मैनेज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और मैं बड़ा आई फील प्राउड इन टेलिंग कि हमारा जो स्कूल में ये जो इमोशनल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है। आज जैसी आज की स्थिति है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं, इवन हमारे पेरेंट्स भी, इन कंपैरिजन टू दी अदर इंस्टीट्यूशन, मुझे लगता है कि इस मामले में वी आर लकी। यस सर, यस सर, यस सर। तो गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया इमोशनल वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे मैं अब बोल रहा हूं आपको कि मैं डीसी मॉडल स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूं, मे बी बिकॉज ऑफ मिस्टर गुप्ता ओनली। क्यों? मेरे और उनके विचार ऑलमोस्ट, अगर जैसे कहते हैं 36 गुण मिलते हैं, 36 नहीं तो 35 तो मिलते ही हैं, दैट आई एम श्योर ऑफ, राइट। सो मेरा इमोशनल बॉन्डिंग है। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज कोई बंदा कहता है कि मैं हमेशा रेमंड के कपड़े ही पहनूंगा। वो क्यों कहता है? उसका इमोशनल अटैचमेंट है, आई फील अ कंप्लीट मैन। वो अपनी एड पे जा रहा है, कहता मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है, ये इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं वैल्यूज। नाउ अभी ये मैंने बोला मैनेजमेंट प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट स्कूल सिस्टम इनटू वैल्यू। जैसे हम लोग या गुप्ता सर क्या कर रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन बैंक, ये परीक्षा पोर्टल, ये एनेक्डोटल पोर्टल, ये क्या है? ये स्कूल सिस्टम्स जितने भी हैं वो बाकी स्कूल से हटके हम किसी वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली बाय इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन बैंक, परीक्षा पोर्टल एंड एनेक्डोटल पोर्टल। वी आर somehow converting something into a value. ओके, ये वैल्यू होता है। अब वैल्यू के साथ प्राइस भी आ जाती है। तो प्राइस क्या है? बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए जो फीस वो देते हैं, दैट इज द प्राइस। ओके, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, हमारे केस में द फीस पेड बाय द पेरेंट्स, दैट इज द प्राइस। ओके, वैल्यू क्या है? इस प्राइस के बदले में जो उस कंज्यूमर को मिलता है, उस स्टूडेंट को मिलता है। आप ये मान के चलिए, जब भी V/P ग्रेटर देन 1 होगा तभी आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। ये 100% लागू होता है हर जगह। वैल्यू हैज टू बी मोर देन प्राइस। ओके, V हैज टू बी ग्रेटर देन P, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट कुछ भी है नहीं बिकेगी। ठीक है,
मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जनरली मैं ऐसे ही वर्कशॉप में दिया करता हूं एग्जांपल, ठीक है। एक व्यक्ति एक दिन बाजार से जूता खरीदने गया, ओके, उसके नाप का जूता सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, वो जूते की कॉस्ट पूछी तो दुकानदार ने बोला 1000 रुपए का जूता है। वो बंदा कहता कि नहीं 1000 रुपए का तो नहीं है, ये तो 500 के भी वर्थ नहीं है। उसको उसकी वैल्यू 500 भी नहीं लगी, जबकि उसकी प्राइस क्या थी 1000। तो प्राइस ज्यादा थी, उसको वैल्यू नहीं लगी, वैल्यू कम थी, V/P ग्रेटर देन 1 नहीं था, देयरफॉर उसने नहीं खरीदा। ठीक है। 2-4 महीने बाद वही व्यक्ति दोबारा से उसी दुकान में जाता है, बट इस बार अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड जाती है। ठीक है। अब वही जूता वो बोलता 1000 रुपए का है, वो बिना ना नुक्कड़ किए 1000 रुपए कहता है, यार ये तो 2000 का जूता है और ये मुझे तो 1000 में मिल रहा है। बिकॉज उस वक्त उस जूते की वैल्यू 2000 हो गई, प्राइस उसकी 1000 थी, V/P ग्रेटर देन 1 हो गया उसका। ठीक है, बिकॉज उसको अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था। तो डायनेमिक टाइम के हिसाब से चेंज हो गई वैल्यू। सेम जूता, सेम बंदा, सेम दुकान, सेम दुकानदार, एक बार उसने नहीं खरीदा, एक बार उसने आराम से खरीद लिया। तो आई होप दिस इलस्ट्रेट्स व्हाट इज V/P। यस और नो? इज दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट्स V/P? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर ये बड़ा रीसेंट एग्जांपल है कि ये अभी पेरेंट्स हैं, अभी उनमें से कुछ पेरेंट्स को जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो उसको लगता है कि यार ये ऑनलाइन क्लासेस तो सिर्फ टाइम पास है, और उसके नजर में इस ऑनलाइन क्लासेस की वैल्यू नहीं है, तो वो उसकी प्राइस कम आंक रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि इस क्लास को लेने के लिए टीचर को क्या क्या एफर्ट और करना पड़ रही है, जो उसको यूजुअली जब वो स्कूल में पढ़ा रही थी, जब नॉर्मल टीचिंग थी तो उस टाइम नहीं करनी पड़ रही थी। यस सर। अगर वही पेरेंट बच्चे के साथ बैठकर और वो कुछ देर देखे, तो वो अपने आप जान जाएगा कि जो टीचिंग वाली तरीका है या जो आज टीचर प्रोवाइड कर रहा है, शायद वो क्लास में भी वैसा नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो उस हिसाब से ही उसका V/P जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट भी इस मामले में डिपेंड करता है कि आपने क्या माइंडसेट बनाकर चले हैं। अब किसी के लिए एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से खाना अपना जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बच्चे की पढ़ाई सुप्रीम है, वो कैसे भी पेट काट कर फीस दे रहा है। और एक पेरेंट है जो बच्चे की पढ़ाई को सेकेंडरी समझता है, उसके लिए कुछ और चीजें हैं। तो ये वैल्यू इसलिए डायनेमिक है क्योंकि इसका रिलेशन जो है आपके इंटरनल माइंडसेट से है। यस सर, यस राइट। तो अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कॉर्पोरेट में कहा जाता है माय वॉल्यूम्स आर नॉट मूविंग बिकॉज माय प्राइस इज 50% हायर देन द कंपटीटर्स। तो उसको वैल्यू नहीं मिल रही कस्टमर को, क्योंकि उसकी प्राइस ज्यादा है। तो प्राइस से रिलेटेड तो है वैल्यू, बट फिर भी बंदा प्राइस भी देखता है, बट V/P ग्रेटर देन ज्यादा होना चाहिए। स्कूल में कहा जाता है, कई टीचर्स प्रिंसिपल बोलते हैं टीचर्स स्टे इन माय स्कूल फॉर लॉन्ग, या बोलते हैं टीचर्स डू नॉट स्टे इन माय स्कूल फॉर लॉन्ग। इफ दे से टीचर्स स्टे इन माय स्कूल फॉर लॉन्ग, दैट मीन्स वो V/P को ग्रेटर देन 1 मान रहे हैं, और जो कहते हैं कि डोंट स्टे वो V/P को लेस देन 1 मान रहे हैं। ठीक है, वेरी क्लियर। Similarly, student don't take admission in spite of less fees. एक स्कूल कहता है यार मेरी तो फीस भी कुछ नहीं है, फिर भी मेरे पास बच्चे एडमिशन लेने नहीं आते। क्यों नहीं आते? उन बच्चों को उस स्कूल में वैल्यू नहीं मिल रही, भले ही फीस लेस है, V/P उनको फिर भी ग्रेटर देन 1 नहीं मिल रहा। सो नाउ अभी मैंने देखो शुरू में बोला था आपको 3 तरह की वैल्यूज हम बताएंगे। थिंग्स में वैल्यू बता दी, ह्यूमन
एक्सेलेंस, ह्यूमन में वैल्यूज बता दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और तीसरी आपको इंस्टीट्यूशनल या कंज्यूमर वैल्यूज, तीनों हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, वैल्यूज से ही रिलेटेड, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन में हम वैल्यूज को कैसे लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ये स्टूडेंट का, वर्ल्ड का, एजुकेशन का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट इस स्लाइड में बीच में बना हुआ है, राइट। उसको टीचर्स की सुननी है, प्रिंसिपल की सुननी है, मीडिया इंटरनेट से न्यूज सुननी है, पेरेंट्स की सुननी है, अपने पीयर्स की सुननी है, स्कूल मैनेजमेंट विच इज गवर्न्ड मे बी बाय गवर्नमेंट, ओके, स्कूल मैनेजमेंट में भी गवर्नमेंट। तो चारों तरफ उसके चक्रव्यूह सा बना हुआ है, कैन यू सी दैट। और इन सबको, ये सब सोसाइटी के बीच में है और सोसाइटी नेशन के बीच में है, राइट। बहुत दिक्कत है बेचारे स्टूडेंट को, सी उसके चारों ओर एक चक्रव्यूह बना हुआ है, ओके। इन सबको देखते हुए हम आगे चलते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे। अभी हमने वैल्यूज देखा है, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन नहीं देखा। नाउ आई एम कमिंग टू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, VBE, ओके। इसका मीनिंग क्या है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एम्स एट ट्रेनिंग द स्टूडेंट to face the outer world with the right attitude and values, okay, ये इसका एक मीनिंग है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। बिल्कुल क्लियर है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं उसको, ओके। इट इंक्लूड्स कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सिटीजनशिप डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, नो नीड टू फर्दर एक्सप्लेन ऑन दिस। Some people think that personality is an inborn character of a child and it can never be developed or honed. However, this is not true, right? ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कई लोग सोचते हैं कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं की जा सकती, ओके। वो जो बच्चा पैदा हुआ है, जैसा हुआ है, बस उसकी पर्सनैलिटी वही रहती है। ऐसा नहीं है, पर्सनैलिटी कैन बी डेवलप्ड, ओके। तो ये स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी थी ट्रू नहीं है। Personality development sessions and a good school selection, very important, and a good school selection can bring a radical change in the personality of a child. The last sentence is extremely important, okay, and probably everybody will agree with me that this last sentence is the sentence to tell you the meaning of VBE, value based education, okay। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के? फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, ओके, डेवलपिंग टॉलरेंस टुवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ, राइट। हमको ये नहीं करना कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। यू हैव टू appreciate and understand different religious faith and honor them, okay, and inculcation of good manners and of responsible and cooperative citizenship. These are the objectives of value based education, ठीक है। क्यों चाहिए? देखिए हम हर चीज में व्हाट, व्हाई, हाउ जरूर डिस्कस करेंगे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है, क्यों चाहिए, कैसे करेंगे, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। अभी व्हाई पे आ रहे हैं। बिकॉज ट्रेडिशनल वैल्यूज का डिक्लाइन हो रहा है। आजकल लोग वैल्यूज को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, बच्चे इतने ना समझ है, कुछ ना कुछ करते हैं उठपटांग चीजें, राइट। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज डिक्लाइन हो रही हैं। कॉमन वैल्यूज यूनाइट ह्यूमन बींग्स। अगर कॉमन वैल्यूज होंगी तो ह्यूमन बींग्स को यूनाइट करने का एक आपको माध्यम देंगी। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस अबाउट इश्यूज इन्वॉल्विंग वैल्यूज, ठीक है। कई जगह हमारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं कि यार ये होना चाहिए या ये वैल्यूज अडॉप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आजकल बच्चे मानते ही नहीं है कई वैल्यूज को। जितना मर्जी उनको बोलो बेटा हर बार सच बोलना चाहिए, वो उल्टा जवाब देते हैं, नहीं पापा ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें सच झूठ बोलना पड़ता है, आपने भी तो कल बोला था। वो ऐसा पलट के जवाब देते हैं। उनके पास रेडीमेड एग्जांपल्स रहते हैं कि आपने भी तो कल बोला था, ओके। सो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है, लाइफ फास्ट हो गई है। ये सारे रीजंस के कारण वी नीड VBE, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ठीक है। नाउ हाउ पे आ गए हम। व्हाट डिस्कस किया, व्हाई डिस्कस किया, नाउ कमिंग टू हाउ। हाउ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हेल्प्स इन अटेनिंग, ये भी एक्चुअली व्हाई ही है, ओके। इट गिव्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू द, कैन समबडी रीड इट आउट फॉर मी? इसमें कुछ समझाने का नहीं है,
Can somebody read it out for me? Sir, shall I read? Yes, please, please. How value-based education helps in attaining life goals. VBE is essential to develop an individual and help him or her lifelong in many ways. It gives a positive direction to the students to shape their future and even helps them to know the purpose of their life. Okay. It teaches them the best way to live that can be beneficial to individuals as well as the people around them. Yes. VBE helps the students to become more and more responsible and sensible. It helps them to understand the perspective of life in a better way and lead a successful life as a responsible citizen. It helps students to develop a strong relationship with family and friends. It develops the character and personality of the students. Value education develops a positive view of life in the student's mind. Right, great, thank you, thank you. Okay, अब ये एक important slide है. What all values should be inculcated in students? Again, these are the main ones. इसके अलावा भी बहुत सारी values हैं. पहले इनको देख ले. ये तो स्टूडेंट्स में VBE जब हम बात करते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, उसमें हमें लार्ज हार्टेडनेस, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर ऑफ अदर ग्रुप्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पंक्चुअलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर टाइम, सर्विस एंड ट्रूथफुलनेस. एटलीस्ट ये वैल्यूज तो हम टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो चीज हम खुद नहीं कर सकते वो चीज सिखाने का आपको अधिकार नहीं है. दैट इज वेरी क्लियर. इफ एनी टीचर इज ट्राइंग टू टीच सम वैल्यू टू द स्टूडेंट्स एंड इफ द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट adopting that value, then he or she doesn't have any right to teach that value. That is very important. For example, I have been, as I told you, I have been working in corporate. Okay, हमारी कई बार मीटिंग शुरू होनी थी 5 बजे शाम को, right? And top management at the level of managing director used to conduct their meeting sometime. 5 बजे शुरू होनी थी, वो 5:30 तक तो भाई साहब खुद ही नहीं आते थे. चलो 5:30 बजे आ गए, चालू 5:30 की 5:40 तक होती, और लोग ज्वाइन करते रहते थे, उनके चमचे चले थे सब, जब उनको पता है कि कोई बात नहीं. ओके, फिर वो उन्होंने आधा घंटा टाइम दिया था, आधे घंटे का घंटा बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया. अरे भाई, आप क्या दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हो? क्या पंक्चुअलिटी पे आप फिर भाषण देते हो? सबको बड़े बड़ा नोटिस लगाते हैं, एवरीबॉडी शुड रीच द ऑफिस इन टाइम, यू शुड बी वेरी पंक्चुअल एंड ऑल दोस थिंग्स. बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगाते हैं. तो इज इट ए राइट वे टू टीच द इनकलकेट दिस वैल्यू? बताइए आप प्लीज. यस और नो? No sir, it is not right. No, it is not right, right? No sir, इससे ना मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है. अगर आप बोले तो shall I share? Yes ma'am. सर आपने भी शायद, या आपने क्या, सबने ये सुना होगा कि एक बार कोई बच्चा महात्मा गांधी के पास में उसकी मदर उसको लेकर जाती हैं. तो उसकी मदर कहती है कि ये शक्कर या गुड़ बहुत ज्यादा खाता है. तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, आप इसे 1 हफ्ते के बाद में लेते आना. तो 1 हफ्ते के बाद में उसकी मदर उसे वापस से लेके जाती हैं. तो महात्मा गांधी जी उनसे आगे से बच्चे से कहते हैं कि गुड़ और शक्कर नहीं खाना, उससे तुम्हारे दांत वगैरह, ये ऐसे उनको समझाते हैं. तो उसकी मदर कहती है कि ये बात आप पिछले हफ्ते भी कह देते. तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं खुद ही पहले शक्कर और गुड़ इतना ज्यादा खाता था कि मैं बच्चे को तभी नहीं मना कर पाया, क्योंकि जब मैंने ये हैबिट नहीं अपने अंदर इनकलकेट की तो मैं दूसरे को कैसे ये चीज कह सकता हूँ. एब्सोल्युटली, वही एग्जांपल मैंने अभी दिया टाइम का, वही ऐसे बहुत एग्जांपल मिलेंगे. अगर हम वो चीज खुद नहीं कर सकते तो वी डू नॉट हैव एनी राइट टू टेल टू द अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वेबसाइट पे या कहीं कॉरिडोर्स वगैरह में देखा, बड़ा अच्छा मैसेज लिखा हुआ था, वाइज मैन रिस्पॉन्ड्स एंड नॉट रिएक्ट. ठीक है, वाइज मैन रिस्पॉन्ड एंड नॉट रिएक्ट. ओके, बड़ा बड़ा वेबसाइट पे छापा, कॉरिडोर्स में लिखा, बट खुद इतना रिएक्ट करते हैं वो लोग जो लिखने वाले, पूछिए मत.
So what is the sense of those values? What is the sense of writing those things on the website or in the corridors? Absolutely, it is meaningless and probably senseless. So most important thing, अगर हम स्टूडेंट्स में वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं तो पहले हमें वो प्रीच करनी पड़ेगी, जैसे अभी अभी किसी टीचर ने महात्मा गांधी का एग्जांपल दिया, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू मैम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यू इन एजुकेशन, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल ट्रांसमिट वैल्यूज टू अदर्स। इट कैन बी एन एक्टिविटी दैट कैन टेक प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी स्कूल, ठीक है? ये एक्टिविटीज जो है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की, जरूरी नहीं स्कूल में ही हो, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट, इवन जेल्स में कैदियों को भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिखाई जाती है, एंड वॉलंटरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ओके? So it is not restricted to only schools. So as used in the area of school education, it refers to the study of development of essential values in the students and the practices suggested for promotion of the same. ये स्कूल के लिए बोला गया है। In its full range of meaning, value education includes developing appropriate sensibilities, which are moral sensibilities, cultural and spiritual, ठीक है? ये तीनों टाइप की sensibilities आ जाती हैं। और ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? इट इज बिकमिंग, बनना, अच्छा इंसान बनना। इट इज मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ये मैंने कोर्स में दिया हुआ है अपोस्ट्रोफी में, मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, दिस इज व्हाट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है? अब इसकी मेथोडोलॉजीज पे आ जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए। एक मेथड है क्लासरूम लर्निंग, ठीक है? मतलब क्लासरूम में हम बच्चों को बायोग्राफी से, स्टोरीज से, एसेज, आर्टिकल से, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस एंड पोएम्स से। आजकल आपने देखा होगा, गुप्ता जी ने भी इंसिस्ट किया है कि आप क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले कोई अच्छी सी कोटेशन लिख दें, ठीक है? वो एक्चुअली वैल्यू बेस्ड लर्निंग का ही एक छोटा सा तरीका है कि कोटेशंस, पोएम्स लिख दें हम। क्लासरूम इंसिडेंट्स, एनेक्डोट्स, ठीक है? ये सब क्लासरूम लर्निंग है। दूसरा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है, provides a learner with suitable opportunities to practice and live their life according to the principle and values they have perceived and understood. जो भी उन्होंने सीखा, समझा, अंडरस्टैंड किया प्रैक्टिकली, उसके हिसाब से वो लर्न करते हैं। सोशलाइज, इसमें रोल प्ले आ जाता है, ड्रामाज, एक्ट्स आ जाते हैं, रोल प्लेइंग, ठीक है? बट ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज, हमें नेगेटिव रोल्स को, आपने रोल दे दिया किसी बच्चे को डाकू बन जा, तो वो वैल्यू नहीं लेनी, ओके? रोल देना पड़ता है हमें नेगेटिव भी, बट वी हैव टू बी कंसर्न्ड विद द पॉजिटिव रोल्स ओनली, एंड आई एम श्योर ऑल टीचर्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नेगेटिव रोल एंड ए पॉजिटिव रोल, ठीक है? इंसिडेंटल, ये क्या है? कई बार हम कहते नहीं है इसको तो ठोकर लगेगी तब समझ में आएगी, और कईयों को कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, उसको ऐसी भयानक ठोकर लगती है तो उसको सब समझ आ जाती है, सब वैल्यूज वो सुधर जाता है। ये आपने कई बार सुना होगा, दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग, कि ठोकर लग के समझना, कुछ इंसिडेंट होने के बाद समझना, ठीक है? अब हम आते हैं कि वैल्यूज पे अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस विच आर वेल डिफाइंड इन द लिटरेचर, राइट? To take up this approaches, I am requesting Nishi Chadda madam to take up from here. Nishi Chadda madam, thank you. Thank you sir. Dear parents, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कि आप सभी आज के विषय यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में अभी तक काफी कुछ जान चुके हैं, तो अब मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की अप्रोचेस के बारे में कुछ जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली अप्रोच है एवोकेशन अप्रोच। इस अप्रोच में हम अपनी इमेजिनेशन का काफी हद तक प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे बिना किसी सोच या हेजिटेशन के, झिझक के, कितनी मासूमियत के साथ अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने भाव पेश कर रहे हैं। और डियर पेरेंट्स, यही इस अप्रोच की खूबसूरती भी है कि यह हम
आजाद रूप से बिना किसी से डरे अपने मन की बात को बता सकते हैं और अपने भाव दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी अप्रोच की ओर, इनकलकेशन अप्रोच। इस अप्रोच को जानने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आप इस स्लाइड के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं कि इस पिक्चर में इनकलकेशन का क्या मतलब दिखाया जा रहा है? प्लीज अगर आप अपने विचार, अपनी थॉट्स अगर इस पर रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एनीवन? मैडम निश्चित मेरे ख्याल से समय का बहुत अभाव है, तो आप ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ सर। ठीक है, इनकलकेशन का अर्थ इस स्लाइड के माध्यम से हमें यह बताना है कि उपदेश द्वारा हम किसी के अंदर कोई भी वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर सकते हैं, और यही इस अप्रोच की नाकामयाबी का कारण भी है। अगर हमें कोई उपदेश देकर कुछ भी समझाने की कोशिश करे तो क्या हम मानेंगे? एक मिनट के लिए ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई ये बोले कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा ना कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा चलिए, तो क्या हम मानेंगे? और चलिए अगर 1% हम मान भी लें तो वो भी दिल से नहीं मानेंगे, हम सिर्फ मानने की दृष्टि से ही मानेंगे। तो ये सोचिए डियर पेरेंट्स कि अगर हम किसी के द्वारा दिए गए उपदेश को नहीं मान सकते तो क्या हम अपने बच्चों से उम्मीद करें कि वह इस तरह से कोई भी वैल्यू सीख पाएंगे? इस बात को आप जरूर सोचिएगा। तो आइए अगली अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी अप्रोच जिसका नाम है अवेयरनेस अप्रोच। अवेयरनेस का मतलब है जानकारी। अगर स्टूडेंट्स किसी भी विषय को पढ़कर या फिर उस पर डिस्कशन करके या फिर खुद से कुछ क्रिएट करके अगर कोई भी वैल्यू को सीखते या अपनाते हैं तो वह लंबे समय तक या फिर ऐसा कहें कि जीवन भर उनका साथ देगी। शायद आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। मॉरल रीजनिंग अप्रोच। इस अप्रोच में एक वर्ड डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप भी देख सकते हैं, डेलिमा। डेलिमा एक वर्ड है जिस पर मेरे हिसाब से यह अप्रोच टिकी हुई है। डेलिमा का मतलब आप सभी जानते ही होंगे। जी हां, इसका मतलब है किसी दुविधा में फंस जाना, ना इस तरफ ना उस तरफ, क्या करें, कैसे करें, किस तरफ जाएं। जब छात्र इस तरह की किसी भी सिचुएशन में खुद को रखते हैं तो जिस तरह की नॉलेज उन्हें इस सिचुएशन से मिलती है बस वही उनकी वैल्यूज का आधार बनती है। उनकी सोचने की, समझने की सीमा बढ़ती है और जो भी फैसला स्टूडेंट्स लेते हैं वह बहुत ही कंक्रीट होता है, पक्का होता है। और यही इस अप्रोच की ताकत, इसकी स्ट्रेंथ भी है। एनालिसिस अप्रोच। इस अप्रोच में सोशल वैल्यू प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता है। अब जहां ग्रुप होगा, क्या वहां सभी के विचार एक दूसरे से मिलेंगे? एक परिवार में जितने जन हैं सभी के अपने विचार हैं, तो क्या सभी के विचार एक दूसरे से मेल खाएंगे? नहीं ना। तो अब क्या करें? अब हमारी एज अ टीचर, एज अ पेरेंट क्या ड्यूटी बनती है? तो हमारी ड्यूटी यह बनती है कि हम स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वह इस असहमति में भी सहमति से हर फैक्ट को परखें और एक वैल्यू बेस्ड डिसीजन पर पहुंचें। सुनने में ही कितना मजा आ रहा है, तो जरा सोचिए जब स्टूडेंट्स इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो कितने इंटरेस्ट के साथ इसे करेंगे। हाँ या ना? इसका जवाब जरूर दीजिएगा फीडबैक में।
नेक्स्ट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन अप्रोच। दिल से कही बात सीधे दिल तक पहुंचती है और दिमाग भी अपना पार्ट अलग से ही प्ले करता है। दिल और दिमाग के मेल से ही इस अप्रोच में वैल्यूज का जन्म होता है। डियर पेरेंट्स, इस पिक्चर में बच्चा हाथ में पेंसिल लिए कुछ लिख रहा दिखाई दे रहा है। इसमें स्टूडेंट अपने खुद के विचारों का एनालिसिस करके एक्चुअल वैल्यूज पर पहुंचता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट वे टू नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वन सेल्फ। हमारी अगली अप्रोच है कमिटमेंट अप्रोच। कमिट करना यानी वचन देना या फिर किसी भी चीज की जिम्मेदारी उठाना। हर रिश्ते में हमारी किसी ना किसी तरह की कमिटमेंट होती है और अलग रहकर किसी से बिना बात किए क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स भी इस अप्रोच के माध्यम से यूनिटी में यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं और वैल्यूज सीखते हैं और उसका रंग, उन वैल्यूज का रंग उनके जीवन पर कुछ अलग ही ढंग से दिखाई देता है। यूनियन अप्रोच, इस अप्रोच का और कमिटमेंट अप्रोच का माय डियर पेरेंट्स काफी हद तक आपसी संबंध है, इंटर रिलेशन है। जहां कमिटमेंट है वहां यूनिटी है और यूनियन के बिना कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इस पर अधिक चर्चा ना करते हुए आइए बढ़ते हैं यूनेस्को APEID यानी एशिया पैसिफिक प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट द्वारा दी गई कुछ और अप्रोचेस की ओर। सो पहली अप्रोच है टेलिंग। बच्चों की शिक्षा या फिर कहें तो बच्चों के जीवन का पहला कदम ही बातचीत होता है। जब बच्चा पैदा होता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तब से माँ और घर के सभी जन बातों से उसे समझाने की, खुश करने की कोशिश करते हैं, उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो। डियर पेरेंट्स, इस माध्यम द्वारा बच्चे सही और स्पष्ट रूप से वैल्यू सीखते हैं। परसुएडिंग, इस अप्रोच का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्कूल। परसुएड करना यानी समझाना, यकीन दिलाना। और हम सभी टीचर्स की, चाहे वह किंडरगार्टन टीचर्स हों, जूनियर क्लास टीचर्स हों या फिर सीनियर टीचर्स हों, हम सबकी यही कोशिश रहती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अपने लेसन्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, PPTs के थ्रू सही वैल्यूज को सीखने और अपनाने के लिए प्रेरित करें। और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हम सभी को देखने को मिले हैं और आजकल EHV सेशंस के माध्यम से भी हमारी यही कोशिश रहती है। तीसरा है मॉडलिंग। किसी भी टॉपिक को नमूने या मॉडल के रूप में बच्चों को दिखाकर वैल्यूज इनकलकेट करना। एग्जीबिशंस इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारे स्कूल में डियर पेरेंट्स, हमारे स्कूल में भी बच्चों ने इस अप्रोच के थ्रू बहुत बार वैल्यूज को दिखाया, बताया और समझा है। मॉडलिंग के थ्रू हम किसी भी क्लास के बच्चों में बहुत ही आसानी और स्पष्टता से वैल्यूज को सिखा सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। रोल प्ले, अगली अप्रोच। नुक्कड़ नाटक, किसी भी कहानी के किरदारों को, कैरेक्टर्स को अपने ढंग से पेश करना रोल प्ले कहलाता है। DCM स्कूल में टीचर्स की गाइडेंस से स्टूडेंट्स इस अप्रोच को बहुत ही क्रिएटिव वे में अपनी स्कूल असेंबलीज में और फिर फंक्शंस में पेश करते हैं और न केवल खुद बल्कि ऑडियंस को, जो उन बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे होते हैं, वैल्यूज की बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। अगली अप्रोच है सिम्युलेटिंग। जैसे कि रोल प्ले में बच्चे किसी भी कैरेक्टर को अपने ढंग से पेश करते हैं, ठीक उसी तरह
सिमुलेशन में भी एक बनावटी सिचुएशन क्रिएट की जाती है और स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू वैल्यूज इम्बाइब करते हैं। यह दोनों अप्रोचेस लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अगली अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि डिलेमा शब्द हमें यहां भी पढ़ने को मिल रहा है। इस पर हमने अभी कुछ क्षण पहले ही बात की है, पर एक एग्जाम्पल आपके साथ इस पर जरूर शेयर करना चाहूंगी। हम सभी टीचर्स एक पेरेंट्स भी हैं। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें पर्सनल लाइफ को प्रेफरेंस देनी है या प्रोफेशनल लाइफ को, और यकीन मानिए हमारे बच्चों द्वारा हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेसब्री का विषय बन जाते हैं। और आजकल तो डियर पेरेंट्स आप जानते हैं कि पैदा हुआ बच्चा भी बहुत समझदार है। तो पहले हमें खुद में ही इतना सक्षम होने की जरूरत है कि हम सही समय पर सही डिसीजंस लें, ताकि बच्चे भी वही सीखें और आगे चलकर अपने निजी जीवन में इससे पॉजिटिव वैल्यू का उपयोग करें। नेक्स्ट वैल्यू, डिस्कसिंग सिचुएशंस, स्टोरीज, पिक्चर्स एंड स्टडिंग बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मेन। डियर पेरेंट्स, इन दोनों ही अप्रोचेस का एक साथ मिश्रण किया है। मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों अप्रोचेस लगभग एक समान हैं, एक जैसी हैं। और ऐसा मुझे क्यों लगा, इसका रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इन दोनों अप्रोचेस में ही बच्चों में पढ़ने की आदत होना एक प्रायर रिक्वायरमेंट है। जब तक बच्चे में पढ़ने की रुचि नहीं होगी, तब तक ना तो वह इस अप्रोच को ठीक से समझ पाएगा, और अगर समझेगा ही नहीं तो वैल्यूज निकालना तो बहुत ही दूर की बात है। तो डियर पेरेंट्स, हमें बच्चों में पढ़ने की हैबिट को बचपन से ही इनकलकेट करना चाहिए, ताकि वह भी विवेकानंदा, गांधी जी और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी फेमस पर्सनालिटीज को पढ़ें और उनके द्वारा दी गई वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाएं। और इसका अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल उदाहरण एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम जी की कोट्स पर डिस्कशन के माध्यम से भी किया गया है। नेक्स्ट अप्रोच, मॉरलाइजिंग। बी, डू एंड टेल। Change starts from me only. टाइम मैनेजमेंट इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और डीसीएम स्कूल और टाइम मैनेजमेंट का एक अटूट रिश्ता है। मुझे पूरा विश्वास है डियर पेरेंट्स कि आप सब भी मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। पहले खुद करिए और फिर अपनी जीत का एक्चुअल प्रूफ बच्चों के सामने वैल्यूज के रूप में रखिए। इसका मजा ही कुछ और है। आखिरी अप्रोच, वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। इस आखिरी अप्रोच में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हर इंडिविजुअल को, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो, उसे अपने बिलीफ्स को मानने, पहचानने और उन पर डिसीजन लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। हमें उसे पूर्ण रूप से आजादी देनी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद से वैल्यूज की लड़ाई ना लड़े और डिसीजन लेने में पूरी तरह से केपेबल हो, पूरी तरह से सक्षम बने। थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स, मुझे पेशेंटली सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू जैन सर।